जय हिंद दोस्तों, रखे गना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 11 नवंबर 2008 का, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। इस लेटर के अनुसार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि छठे वेतन आयोग का फायदा पूर्व सैनिकों को, जवानों को, जेसीओस को दिया जाए जो 2006 से पहले आए हैं। पेंशन भी रिवाइज करने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ जो छठा वेतन आयोग था उसको लागू करने के लिए यह लेटर निकाला गया था। और दोस्तों इस लेटर में पेंशन के रूल्स दे रखे हैं कि किस तरीके से जेसीओस वार्स की पेंशन डिसाइड करनी है, किस तरीके से एडिशनल पेंशन का बेनिफिट देना है और साथ ही साथ छठा वेतन आयोग का फायदा किस तरीके से पूर्व सैनिकों को, जवानों को, जेसीओस को मिलना है। सारी चीज दोस्तों इस लेटर में समझाई थी। लेटर निकलने के बाद भी कई पूर्व सैनिकों को फायदा नहीं मिल पाया। जी हां दोस्तों, अभी भी कई पूर्व सैनिक सीपी ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं, कंप्लेंट डाल रहे हैं फायदा लेने के लिए। और दोस्तों इसी लेटर के तहत कुछ और सर्कुलर भी निकाले गए। जी हां दोस्तों, छठे वेतन आयोग के, जैसे कि सर्कुलर 430, सर्कुलर 501, 568 और 547। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक खबर आ रही है अमर उजाला की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि अब 4000 पूर्व सैनिक संभालेंगे घाटी में सुरक्षा की कमान। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कुछ पहले लेटर निकले थे भारत सरकार के, जिसमें कहा गया था कि फिर से पूर्व सैनिकों को मौका मिलेगा नागरिक की सुरक्षा करने के लिए। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं वॉलंटियर के रूप में वो काम करेंगे, फिर से उनको कहीं ना कहीं जॉब दी जाएगी नागरिक की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों अब उस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। जी हां दोस्तों, अमर उजाला ने एक खबर निकाली है जिसमें कहा गया है कि पूर्व सैनिक अब संभालेंगे घाटी में सुरक्षा की कमान। जी हां दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती करी जाएगी पूर्व सैनिकों की नागरिक की सुरक्षा के लिए। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा जो अमर उजाला ने दी है। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, दोस्तों एक लेटर है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का। जी हां दोस्तों, और ये लेटर निकाला गया है सभी कमांड को, सभी कॉप्स को, सब एरिया को, उनको लिखा है दोस्तों लेटर। और दोस्तों इसमें इन्होंने सब्जेक्ट दिया है AFWHO, नॉट एन आर्म फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्म फोर्स वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में कुछ जानकारी दी है पूर्व सैनिकों को या फिर सर्विंग पर्सनल को। पूरा लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DESW डिपार्टमेंट का लेटर 11 नवंबर 2008 का। जो दोस्तों ये लेटर निकाला गया था छठे वेतन आयोग का फायदा देने के लिए पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को, जेसीओस को। अब दोस्तों ये लेटर लिखा गया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को। इसका सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th सेंट्रल पे कमीशन, यानी भारत सरकार के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, जो उस टाइम की सरकार थी उनके द्वारा जो छठा वेतन आयोग लागू करा गया उसका फायदा देने के लिए जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए थे। जैसा आपको बताएं छठे वेतन आयोग का फायदा आपको मिला 1/1/2006 से, लेकिन एकदम से आपको नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, लागू होते होते वो 2008 तक पहुंच गया, यानी असली फायदा आपको 2008 से मिला। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। लागू हुआ वो 1/1/2006 से, लेकिन आते आते पूर्ण रूप से वो लागू हुआ 2008 तक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर निकाला गया था 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसमें लिखा गया था कि जो छठे वेतन आयोग का फायदा है, पूरा फायदा है, वो दिया जाएगा जेसीओस को, ओआरएस को, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ इसमें छठा वेतन आयोग का फायदा देने की बात कही थी और साथ ही साथ रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 आर्म फोर्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर। 2006 से पहले के जो पेंशनर्स हैं आर्म फोर्स के या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन भी रिवाइज करने के लिए किया था। अब जैसा आपको पता है उसके बाद कई सर्कुलर निकले, जैसे दोस्तों सर्कुलर निकला 430, फिर सर्कुलर निकला था 501, फिर दोस्तों निकला था सर्कुलर 547, फिर सर्कुलर निकला था 568,
यानी इन सभी सर्कुलर के आधार पे आपकी पेंशन रिवाइज करी गई 1/1/2006 से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि छठे वेतन आयोग का फायदा आपको दिया गया। जैसा आपको पता है, पहले आपकी जो पेंशन कैलकुलेशन होती थी वो 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे होती थी, लेकिन 1/1/2006 से लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन आपको दी जाने लगी। तो दोस्तों उसी के डिफरेंस का यहाँ पे एरियर बनता था। इस वजह से दोस्तों ये सारे सर्कुलर निकाले कि बीच बीच में आपकी पेंशन रिवाइज करी जाए। अब काफी ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनको सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों 568 सर्कुलर नहीं आया था तो पहले जो सर्कुलर निकाले थे जैसे कि 430, 501, उसके आधार पे भी काफी पेंशनर्स को एरियर दिया गया पूर्व सैनिकों को जो 2006 से पहले आए थे। लेकिन जब 568 सर्कुलर आया तो उसमें सबकी पेंशन एडजस्ट कर दी गई 1/1/2006 से, और 568 का जो एरियर था वो था 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। ये सर्कुलर निकलने के बाद भी अभी तक कई पूर्व सैनिकों को सर्कुलर 568 का एरियर नहीं मिला है। और दोस्तों सबसे बड़ा लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 11 नवंबर 2008 का। इसमें कई पेंशन के रूल्स लिखे हुए थे कि किस तरीके से फायदा देना है जवानों को, पूर्व सैनिकों को या फिर जेसीएस को। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है एडिशनल पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लेटर समझाया था एडिशनल पेंशन का, जिसमें रिकॉर्ड ने लिखा था कि एडिशनल पेंशन का लाभ 79 एज खत्म होने पर दिया जाए पेंशनर्स को, यानी 80 स्टार्टिंग पर। लेकिन दोस्तों इस लेटर के मुताबिक, इस लेटर को पढ़ने के बाद लगता है कि एडिशनल पेंशन का लाभ जब 80 ईयर्स खत्म होगी तब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी एडिशनल पेंशन का फायदा दे रही है पेंशनर्स को जब उनकी एज 80 साल खत्म हो रही है। 20% एडिशनल पेंशन का फायदा तब पेंशनर्स को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब रूल्स समझा रखे हैं कि किस तरीके से ओआर जेसीओस पे पेंशन रूल्स अप्लाई होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, यानी जब पेंशनर्स की एज 80 साल खत्म होगी तब 20% एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। जब पेंशनर्स की एज 85 साल खत्म होगी तब 30% एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। जब पेंशनर्स की एज 90 साल खत्म होगी तो फिर 40% का फायदा मिलेगा, और जब 95 साल खत्म होगी एज तब 50% का फायदा मिलेगा, और जब 100 ईयर्स पे पहुंचेंगे पेंशनर्स, यानी कि 100 ईयर्स खत्म होंगे, तब 100% एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप ठीक से समझे, इसमें लिखा हुआ है ऑन हिज हर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स इट विल बी शोन एज बेसिक पेंशन, यानी कि जब 85 ईयर्स पे पेंशनर्स पहुंचेंगे, यानी जिस ईयर वो 85 ईयर्स पे पहुंचेंगे तब उनको एडिशनल पेंशन का लाभ 30% का मिलेगा। लेकिन दोस्तों पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी कब आपको दे रही है एडिशनल पेंशन का लाभ? जब आपकी 85 एज खत्म हो रही है। ये आपका नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दोस्तों कई बार लिखा होता है कि ऑन हिज हर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स, यानी जब आप 80 साल पे पहुंचेंगे, जैसी आपकी जिस महीने 80 साल उम्र शुरू होगी वैसी आपको 20% एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। लेकिन पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी आपको कब देती है? जब आपके 80 साल पूरे हो जाते हैं या फिर 85 साल पूरे हो जाते हैं, तब आपको 20% और 30% एडिशनल पेंशन का फायदा देती है। तो दोस्तों इस रूल के मुताबिक जो इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों जब आपके 80 साल खत्म होंगे तब आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, ना कि 80 स्टार्टिंग पर। ऐसे दोस्तों इसमें 85 साल का लिखा है कि अटेनिंग द एज ऑफ 85 ईयर्स। अब इसका मतलब तो यही है कि जैसे ही आप 85 पर पहुंचेंगे उस महीने आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी 30%। लेकिन पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी आपको देती है जब आपके 85 ईयर्स कंप्लीट होगी, जब 85 खत्म होगी तब आपको मिलेगी। तो दोस्तों यही रूल्स इसमें समझा रखे हैं, सारी चीज दोस्तों इसमें समझा रखी है। साथ ही साथ कम्यूटेशन का भी समझा रखा है कि कम्यूटेशन का जो रिकवरी होती है वो होती है 15 साल तक। 15 साल बाद आपकी पेंशन ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाती है। इसके लिए खुद पेंशनर्स या फिर एम्प्लॉय जिम्मेवार होता है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय या फिर जवान पर ही ये फैसला दिया जाता है कि उसे कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना। वैसे ज्यादातर जो जवान है वो कम्यूटेशन लेते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और चीज लिखी है कि जब भी आपकी एज एडिशनल पेंशन लेने के लिए पहुंचे तो दोस्तों जो कार्यवाही है वो ऑटोमेटिक पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी के द्वारा होगी। पेंशनर्स को अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरी एज 80 साल पहुंच गई, मेरे को 20% एडिशनल पेंशन दीजिए। पेंशनर्स को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पीपीओ में सही मेंशन होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है
द अमाउंट ऑफ एडिशनल पेंशन विल बी पेड डायरेक्टली बाय द पीडीए विदाउट एनी इंडिविजुअल ऑथराइजेशन वेयर डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशनर एंड फैमिली पेंशन इज अवेलेबल इन द पीपीओ। यानी जो पीपीओ में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसी के आधार पे आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। अगर गलत डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी है पीपीओ में तो फिर आपको एडिशनल पेंशन सही टाइम पे नहीं मिल पाएगी। तो पीपीओ में अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो उसी के आधार पे आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब पेंशनर की एज 80 साल पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा आपको बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने पीपीओ में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो सही टाइम पर आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें पेंशन रिवीजन करने की बात कही थी कि 2006 से, यानी कि जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ उसके आधार पे इंस्ट्रक्शन दिए गए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, नेवल स्टाफ को और एयर स्टाफ को कि किस तरीके से छठा वेतन आयोग लागू करना है जेसीओस पे, ओआरस पे, किस तरीके से फायदा देना है 6 सीपीसी का, और उसी के तहत सर्कुलर के आधार पे आपकी पेंशन रिवाइज करनी है। बहुत सारे पेंशनर्स की, बहुत सारे पूर्व सैनिकों की पेंशन रिवाइज कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर छूट गए हैं जिनको 1/1/2006 से फायदा नहीं मिल पाया, जैसे कि सर्कुलर 568 का अभी भी कई पेंशनर शिकायत डाल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ये वाला लेटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप रूल्स समझना चाहते हैं पेंशन के कि किस तरीके से रूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, सारी चीजें इसमें समझा रखी है, कम्यूटेशन के बारे में, एडिशनल पेंशन के बारे में, सब कुछ इसमें समझा रखा है। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर है पूर्व सैनिकों के लिए। अमर उजाला ने एक खबर निकाली है जिसमें बताया अब 4000 पूर्व सैनिक संभालेंगे घाटी में सुरक्षा की कमान, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ सर्विंग जवान ही देश की सुरक्षा करते थे, अभी सिर्फ सर्विंग जवान ही बॉर्डर पे खड़े होते थे, अभी सिर्फ सर्विंग जवान ही तैनात होते थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर कहीं दूसरी जगह हो। लेकिन अब से पूर्व सैनिकों को भी ये काम दिया जाएगा, उनको एक तरीके की जॉब दी जाएगी। आगे क्या लिखा है, प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित जम्मू कश्मीर के सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब ये भर्ती कहां से करी जाएगी, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा। अब दोस्तों इसमें राज्य सैनिक बोर्ड भी इन्वॉल्व है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड भी इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं जिला सैनिक बोर्ड भी इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये साफ आदेश दे दिए गए हैं कि पूर्व सैनिकों की नियुक्ति करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक है वो एक वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों पहली भर्ती उनकी शुरू होगी जम्मू कश्मीर से। जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा है, प्रदेश सरकार ने, यानी जिस स्टेट की सरकार है वो इसमें काम करेगी, वो पूर्व सैनिकों की कहीं ना कहीं भर्ती करेगी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा। फिर आगे का लिखा है, जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अब पूर्व सैनिकों की भी सेवाएं ली जाएगी। प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित जम्मू कश्मीर के सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा अब इनकी भर्ती करी जाएगी पूर्व सैनिकों की। उनका प्रस्ताव कहीं ना कहीं यहाँ पे मंजूर करा गया है, और दोस्तों ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेशों पर। फिर आगे का लिखा है, इन्हें राज्य के सभी 20 जिलों में बिजली स्टेशनों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों सहित अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। यानी दोस्तों जहां पर आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, जहां पे हमें लगता है कि इस जगह हमला होने वाला है, जहां पे लगता है कि ये आपातकालीन स्थिति है, वहां पर पूर्व सैनिकों की तैनाती करी जाएगी, वहां पर पूर्व सैनिकों को लगाया जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, यह पहल कोविड-19 के दौरान पिछली सफलता पर आधारित है, जब 2500 पूर्व सैनिकों ने प्रशासन का समर्थन करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जब कोविड-19 की सिचुएशन बनी थी तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं जवानों को, पूर्व सैनिकों को लगाया था। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से निपटने के लिए। हालांकि दोस्तों उसमें भी पूर्व सैनिकों ने या फिर जवानों ने आम नागरिक की सुरक्षा करी थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ गाइडलाइन की तहत। फिर से दोस्तों जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध थोड़ा शांत हुआ है और फिर से कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो युद्ध की, इस वजह से पूर्व सैनिकों को कहीं ना कहीं पहले से तैनात किया जाएगा कि वो आम नागरिक सुरक्षा कर सके। फिर आगे का लिखा है, सेना के प्रवक्ता सुनील बर्तन ने कहा है
कि यह पहल न केवल पूर्व सैनिक समुदायों के अनुशासन, अनुभव व प्रतिबद्धता का उपयोग करती है, बल्कि समावेशी और भागीदारीपूर्ण सुरक्षा का मॉडल भी पेश करती है। पूर्व सैनिक जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के समग्र समन्वय और जिला प्रशासन में स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल में काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो स्थानीय पुलिस है वो भी सहयोग करेगी पूर्व सैनिकों का या फिर जवानों का। अब दोस्तों आप अपनी कमर कस लीजिए, आपको भी मौका मिलने वाला है, आपको भी मौका मिलेगा देश की सुरक्षा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको भी तैनात किया जाएगा कि आप एक वॉलेंटियर के रूप में काम करें या फिर आम आदमी की, आम नागरिकों की आप सेवा कर सके, देश की सुरक्षा आप सही तरीके से कर सके, तो आपको भी मौका मिलने वाला है। स्वीकृत योजना के अनुसार इस पहल के लिए 4000 पूर्व सैनिकों की पहचान की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसमें सिर्फ 4000 पूर्व सैनिकों की पहचान करी गई है जिनकी आगे नियुक्ति हो पाएगी। इसमें से 435 पूर्व सैनिकों के पास लाइसेंसी हथियार है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें से कई पूर्व सैनिक हैं जिनके पास लाइसेंस वाले हथियार है, तो दोस्तों उनको भी पहला मौका यहाँ पे दिया जाएगा जो स्थानीय सुरक्षा स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों पूर्व सैनिकों के पास हर एक टाइप की जानकारी है कि किस तरीके से युद्ध में आपातकालीन स्थिति से निपटना है, किस तरीके से लाइसेंस वाले हथियार का उपयोग करना है, किस तरीके से नागरिकों की सुरक्षा करनी है। काफी जानकारी उनके पास है। जी हाँ दोस्तों, जहां ये तैनात करे जाएंगे, जहां ये तैनात होंगे तो उनके पास हथियार तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सही तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे। तो सबसे पहले मौका उनको देखने को मिल सकता है जिनके पास लाइसेंसी हथियार है। धीरे धीरे फिर जो और पूर्व सैनिक हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि आपको भी ये मौका दिया जाएगा आगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कई पूर्व सैनिक दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, कई तीसरी जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर आपको मौका मिलता है देश की सुरक्षा करने का या फिर नागरिकों की सुरक्षा करने का, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ नहीं होगी। फिर एक तरीके की दोस्तों ये खुशखबरी होगी आपके लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जो लेटर लिखा गया है सभी कमांड को, सभी कॉप्स को, ऑल एरिया को, सब एरिया को, रेजिमेंट सेंटर को और राज्य सैनिक बोर्ड को। यह लेटर लिखा गया है 1 मई 2025 को। इसका सब्जेक्ट है AFWHO नॉट एन आर्म फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक संस्था है जो आपको हाउसिंग प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, यानी रहने की सुविधा प्रदान करती है। अब उस संस्था का नाम है AWHO, यानी कि आर्म वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको रहने की सुविधा प्रदान करती है, चाहे उसमें जवान हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, या फिर उनके बच्चे हो, या फिर उनकी पत्नी हो, या फिर अगर किसी की कोई कैजुअल्टी हुई है उनको मौका मिलता है रहने का। और दोस्तों अच्छे दामों पर यह सुविधा प्रोवाइड करी जाती है AWHO के द्वारा, आर्म वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन दोस्तों एक और संस्था है जो ये दावा कर रही है कि हम भी पूर्व सैनिकों को, जवानों को हाउसिंग की फैसिलिटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उस संस्था का नाम है AFWHO। ये लेटर इसलिए निकाला गया है ताकि पूर्व सैनिक, जवान सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, यानी वो समझ सकें कि कौन सी संस्था आपको हाउसिंग की सुविधा देती है। अब दोस्तों इसमें इन्होंने AWHO की बात करी है, यानी कि आर्म वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल में ये काम कर रही है, एक सही संस्था है। अगर कोई दूसरी संस्था ये दावा कर रही है कि हम भी पूर्व सैनिकों को, जवानों को हाउसिंग की फैसिलिटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अब इसमें जो सही संस्था है AWHO, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कोई दूसरी संस्था ये क्लेम करे कि हम भी पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सतर्क करा है कि आप सही ऑर्गेनाइजेशन को पहचाने कि कौन सी सही ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको हाउसिंग की सुविधा दे रही है, रहने की। दोस्तों यही चीजें इसमें लिखी है। इट हैज कम टू नोटिस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड आर्म फोर्स वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर डिफेंस पर्सनल और पैन इंडिया बेसिस। यानी कि जो एक दूसरी संस्था है AFWHO, वो दावा कर रही है कि हम भी पूर्व सैनिकों को, डिफेंस पर्सनल को रहने की सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है।
It is clarified that AFWHO is not connected any manner with Army Welfare Housing Organization. जो दोस्तों AFWHO जो दावा कर रही है कि हम पूर्व सैनिकों को हाउसिंग की फैसिलिटी देते हैं, वो एक आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, जो एक मेन संस्था है उसका हिस्सा नहीं है। फिर आगे लिखा है एनीबडी डीलिंग विद AFWHO शैल डू सो एट हिज हर ओन रिस्क। अगर आप AFWHO की संस्था से जुड़ते हैं, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेवार आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो दोस्तों ये आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। जो सही ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैसिलिटी दे रही है, आप उससे जुड़े, ना कि एक फेक ऑर्गेनाइजेशन से। तो दोस्तों यही चीजें इसमें सब समझा रखी हैं। इसकी रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।